ओके, पहले जो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनेलिडा। ओके बच्चा, अभी हम एनेलिडा में स्पेसिफिक अर्थवर्म को देखेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। गुड। तो फर्स्ट थिंग इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के लिए दूसरा और एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं बेटा? और मोनोसियस। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मोनोसियस वन इंडिविजुअल टू सेक्स ऑर्गन। Okay, capability of formation of both male and gamete, male and female gamete within a single individual is bisexual. Testes and ovaries are present in the same individual. There are two pair of testes. अगेन जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना नेफ्रीडिया का, एसोफेगस का, उसी तरीके से उसमें नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था। तो ऑर्गन, लोकेशन, ठीक है, सेगमेंट के नाम, ऐसे आपका बस यही नोट्स है और यही क्वेश्चन है इन द 10th and 11th सेगमेंट। टू पेयर ऑफ टेस्टिस, तो कितने हो गए टोटल? टू पेयर इधर होंगे, टू पेयर इधर होंगे, टोटल हो गए 4। ऐसा नंबर गेम कोई भी गलत नहीं करना है, ध्यान से उसमें इंडिविजुअल पूछा हुआ है, पेयर लगाया हुआ है, इस चीज को क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको फोकस रहना। देयर वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया रिप्रोडक्टिव डक्ट होती है, स्पर्म फॉर्म होने के बाद टेस्टिस से वासा डिफरेंसिया के थ्रू बाहर आता है। रन अप टू, तो इसको ऐसे रिलेट करो जैसे 10th और 11th में टेस्टिस है, टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑफ मेल्स। ओके, वहां स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, उससे एक पाइपलाइन लगा दी गई वासा डिफरेंसिया, जिससे स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है कहां तक? 18 सेगमेंट। अब किसी को याद है 18 सेगमेंट में क्या था? मेल जेनाइटल कोर की ओपनिंग। ओके, रन अप टू 18 सेगमेंट, और यहाँ ये ज्वाइन हो जाएगा प्रोस्टेटिक डक्ट से। प्रोस्टेटिक डक्ट मार्क करके रखना, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासा डिफरेंसिया डायरेक्ट ओपन नहीं होती है, प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है। टू पेयर प्रोस्टेटिक डक्ट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले डक्ट, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोक्राइन डक्ट। क्लियर बच्चों? टू पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड जो हेल्प करेंगी आर प्रेजेंट ऑन वन पेयर ईच इन 17 and 19 सेगमेंट। एसेसरी ग्लैंड जिसमें कुछ केमिकल्स होंगे, पीएच को मेंटेन करना होगा, स्पर्म की न्यूट्रिशन सप्लाई देखनी होगी, उसको स्पर्म की मोटिलिटी को देखना होगा, तो ये सारी चीजों के लिए एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कहाँ पे? एक पेयर 17th में, एक पेयर 19th में, अगेन नंबर में 4। ओके बच्चा? नाउ द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, जो यहाँ पे वासा डिफरेंसिया लिखा था उसी को आप क्या कह सकते हो? स्पर्मेटिक डक्ट, क्योंकि उसके थ्रू स्पर्म्स मूव होके आ रहे हैं। ओके, तो इस वासा डिफरेंसिया आपके फ्यूज हुई थी प्रोस्टेट ग्लैंड में, अब दोनों क्या क्या हो जाएगा? एक कॉमन ओपनिंग, ठीक है बेटा, opens to the exterior by a pair of male genital pores on the क्या पोजीशन होगी? वेंट्रोलैटरल साइड, ये आप मॉर्फोलॉजी में भी देख चुके हो। ओके, ऑफ द 18 सेगमेंट, पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर या मेल गोनोपोर इन द 18 सेगमेंट। चलो अब ये सारे सेगमेंट को इमेज में देखते हैं। ओके, टेस्टिस, पहले देखो टेस्टिस, टू पेयर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ था? 10th और 11th। ओके, 10th और 11th, ये क्या जा रही है? वासा डिफरेंसिया, देखो कहाँ है लेबलिंग, वासा डिफरेंसिया। ओके, कितनी रहेगी? वन पेयर, वन पेयर। ओके, दोनों टेस्टिस का इसी वासा डिफरेंसिया के डक्ट में केमिकल आएगा। ओके, उस केमिकल में स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। वासा डिफरेंसिया किससे फ्यूज हुई है? प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट से। तो प्रोस्टेटिक डक्ट, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, या इसको ब्रैकेट में लिखना वीडी डक्ट, वासा डिफरेंसिया डक्ट। ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको डक्ट पढ़ना होगा, वहां पे भी वासा डिफरेंसिया रहेगा, रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, ठीक है, कई सारे डक्टल सिस्टम आए। क्लियर है बच्चों?
अब इसकी ओपनिंग कहाँ है? वेयर इज द ओपनिंग? वन पेयर 18th चैम्बर में वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे। ओके बच्चा, इमेज पे मत जाओ कि वो लैटरल नहीं है बट वेंट्रल है, इतना ध्यान। ओके बच्चा, समझ में आया? और एक चीज आई थी एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड, अब यहीं पे आप चाहो तो यहाँ पे भी आप सेगमेंट्स लिख सकते। Accessory gland two pair, one is 17 and another one is 19. Solve some. ठीक है, एक बार रिवाइज करो। Testes two pair, one is 10th segment, another one is 11th segment. वहां से वसा डिफरेंशिया या स्पर्मेटिक डक्ट निकलेगी जो 18 सेगमेंट पे आके प्रोस्टैटिक डक्ट से फ्यूज करेगी। प्रोस्टैटिक डक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट कॉमन एक डक्ट में ओपनिंग करेंगे, एक कॉमन डक्ट बनेगा और उसका ओपनिंग होगा टू मेल जेनाइटल पोर के थ्रू 18 सेगमेंट में वेंट्रोलैटरल साइड। इज इट क्लियर? इस डक्ट में एसेसरी ग्लैंड के सिक्रेशंस भी रिलीज होंगे। ओके बच्चा? तो फाइनली जो स्पर्म मैच्योर हो जाएगा, स्पर्म रिलीज कहाँ से होगा? मेल जेनाइटल पोर से, जिसकी ओपनिंग है 18 सेगमेंट में। और इसको रिसीव कौन करेगा? दूसरे अर्थवर्म का जो फीमेल की तरह वर्क करेगा उसके स्पर्मेथिका में। ओके, अब आप समझ सकते हो एक अर्थवर्म अगर ऐसा है, इधर की साइड उसका हेड होगा और इधर की साइड उसका एनस वाला पोर्शन है, तो दूसरा अपोजिट होगा, तब तो इसका स्पर्मेथिका नीचे की तरफ आएगा बेटा, है ना? वैसा कॉपलेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक्सचेंज देखने को मिलेगा। एंड दोनों हर्मेफ्रोडाइट है, दोनों एक दूसरे को स्पर्म देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या बेटा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। लोकेशन देखो आप कहाँ है ना? तो ऐसा कोई लोकेशन, ऐसी कोई जगह नहीं है, इनका फर्टिलाइजेशन होगा 14, 15, 16 सेगमेंट में जाके क्लाइटेलम वाले जगह। ओके, तो स्पर्मेथिका में जब पहुंचेगा वो रिलीज करेगा, वहां से ट्रांसपोर्ट होगा। दैट्स वाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन का इनका फर्टिलाइजेशन, एंड दोनों ही अर्थवर्म मेल और फीमेल की तरह वर्क करते। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मेल वाला सिस्टम। नाउ 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी, इसको ध्यान आपको रखना है, नाम है इसका स्पर्मेथिकी, लेकिन इट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये स्पर्म को रिसीव करेगा। ओके, तो इट बिहेव्स एज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लेकिन है पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज थीका। 4 pairs of spermatici are located 6 to 9. 6, 7, 8, 9. Okay, 4 pair. Total 8. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए बेटा आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप उसको वहां पे लिखते चलो, इमेज में ही ब्रैकेट में लिखिए। ओके, 1 pair in each segment, this one. Okay, 6, 7, 8, 9. क्लियर है सबको? They receive, अंडरलाइन कर लेना, they receive and store spermatozoa during copulation. जो एक्सचेंज ऑफ गैमेट होगा उस पे स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म्स। ओके, अभी डेवलपिंग फेज में रहता है, दैट्स व्हाई स्पर्मेटोजोआ भी अपन उसको बोलते हैं। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, मेल गैमेट इनटू, यहाँ पे आप बोलोगे स्पर्मेटिक। इज इट क्लियर? नाउ अब फीमेल गैमेट भी तो प्रोड्यूस होना है, उसके प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द ओवरी। ओके, कितनी है? 1 पेयर। 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड at the intersegmental septum. Intersegmental septum. ओके, दो सेगमेंट के बीच के सेप्टा पे प्रेजेंट होगा, कौन सा? 12th और 13th। ओके, तो जस्ट ऐसे बेटा तुरंत यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना लो, इसको लिखो 12, इसको लिखो 30 और ऐसे बना दो ओवरी।
Okay, one pair of ovaries is attached at the intersegmental septum of the 12th and 13th segment. दो सेगमेंट इन्वॉल्व होंगे, दोनों के बीच का जो सेप्टम है उसमें एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट. Okay, now ovarian funnels ऑब्वियसली नीचे के साइड में होगा, ठीक है, ताकि जो फीमेल गैमेट रिलीज हो रहा है वो उस फनल के थ्रू ओविडक्ट की तरफ जाएगा. तो ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज व्हिच कंटिन्यू इनटू द ओविडक्ट. हम लोगों में ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन डक्ट. ओके, ओविडक्ट क्लियर है? मतलब ओवरी हो गया, ओवेरियन फनल हो गया जो ओवरी का ही नीचे का पार्ट होगा और डक्ट का इनिशियल पार्ट होगा, ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएगा. ओवेरियन फनल एंड देन ओविडक्ट. ओके, जॉइंट टुगेदर दोनों की ओविडक्ट एक साथ मिल जाएंगी एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियम फीमेल जेनाइटल पोर. पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में, एक फीमेल जेनाइटल पोर होता है. ओके बच्चा, कहाँ ओपन होता है? क्लाइटेलम रीजन के 14th पहले सेगमेंट में, मिड में. इसका मतलब दोनों ओविडक्ट फ्यूज हो जाएंगी और एक कॉमन डक्ट बनाएंगे और उससे ओपनिंग बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी. इज इट क्लियर? Oviduct join together and open on ventral side as a single medium female genital pore on 14th segment. क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसको इमेज में देखते फिर. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्मेथिकी की. कितनी है? 4 पेयर. कहाँ से कहाँ है? 6 to 9. ओके, फिर क्या बात की है कि 1 पेयर ओवरी है. ओवरी कहाँ है? वेरी गुड, इंटर सेगमेंट, इंटरसेप्टल सेगमेंट ऑफ 12 और 13. वेरी गुड, ठीक है. कितनी है? 1 पेयर. क्या लगेगा उससे? ओवेरियन फनल. दिस इज फनल. ओके, ओवेरियन फनल से क्या निकलेगा? ओविडक्ट. ओविडक्ट की ओपनिंग 14th में मीडियन, दोनों ओविडक्ट मिल गया और ओपनिंग हो गया 14th सेगमेंट में मिड पोजीशन. क्लियर बच्चा? 1 पेयर टेस्टिस. टेस्टिस कितनी है? 2 पेयर. ओवरी कितनी है? 1 पेयर. ठीक है, टेस्टिस से किस में जाएगा? वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया किसके साथ फ्यूज होगा? प्रोस्टेटिक डक्ट. ग्लैंड नहीं करना है ना, प्रोस्टेटिक ग्लैंड की निकलने वाली डक्ट, प्रोस्टेटिक डक्ट एंड वासा डिफरेंशिया आपस में फ्यूज होके देन ओपनिंग बनाएंगी 18 सेगमेंट. ओके बच्चा, 2 एसेसरी ग्लैंड, एक 17th में, एक 19th में. प्रोस्टेट ग्लैंड फ्रॉम 17 टू 20th सेगमेंट तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हाफ 17 हाफ 20. ओके, एंड ओवरी के बाद ओवेरियन फनल, ओवेरियन फनल से ओविडक्ट. एक ही ओपनिंग होगी क्लाइटेलर रीजन में 14 सेगमेंट. क्लियर बच्चा? तो कैसे अरेंजमेंट है वो समझ में आ है ना. अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट को देखें. अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म, ठीक है, दोनों की मर्जी से, ऑफ स्पर्म्स अकर बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मैटिंग. One worm has to find another worm and they meet juxtaposing opposite gonadal opening extent. बेटा ये वर्ड याद रखना पूरा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थवर्म जो हम बता रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से. ओके, समझ में आ रहा है? और एंटीरियर पार्ट होगा, ये क्लाइटेलम दिख रहा है आपको, दिस वन इज क्लाइटेलम. तो आप कौन से एंटीरियर पार्ट पे क्या होगा? स्पर्मेथिका, है ना. क्लियर है? चलो, juxtaposing opposite gonadal opening exchanging packets of sperm. अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो ऐसे, जैसे ह्यूमन के केस में हम कह के फ्रीली मूव कर रहे, उस तरीके के नहीं है वो. छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर. फॉरवर्ड हम लोग स्टॉक के लिए मेनली यूज करते हैं कि जिसपे कोई चीज बियर हुआ, जैसे कोनिडियोफोर, कोनिडिया को बेयर करने वाला स्टॉक. आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनिया को बेयर करने वाला. एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडिया को बेयर करने वाला. तो यहाँ पे आपको ये रखना है कि एक पैकेट है,
ठीक है, कुछ म्यूसिलेजिनस मटेरियल है और वो पूरा एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये अंडरलाइन रखना, न्यूट्रिटिव फ्लूइड दिया हुआ है साथ में ना बच्चों। अब ये 14, 15, 16 सेगमेंट का जो क्लाइटेलम था उसी को बोल दिया कुकुन, डायरेक्ट चला गया। ओके, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आ गया क्लाइटेलम में कुकुन। आर डिपॉजिटेड इन कुकुन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम। ओके, अब ये बनेगा आपका एक इस तरीके से बैरल शेप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और न्यूट्रिटिव मटेरियल भी होगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द cocoon which are deposited in soil। ठीक है, कि इतना शॉर्ट का प्रोसेस नहीं है। स्पर्मेथिका का तो रोल ही नहीं बताया इससे। स्पर्मेथिका में स्टोर होता है, क्लाइटेलम में ट्रांसफर होता है, देन फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइज एग है उसके साथ ही पूरा न्यूट्रिटिव मटेरियल के साथ क्लाइटेलम पीछे के हिस्से से रिलीज हो जाता है और नया क्लाइटेलम पैरेलली वहां पे फॉर्म हो जाता है और उसमें न्यूट्रिशन मटेरियल होता है एंड इट बिहेव्स लाइक अ एग। जो आप बर्ड्स में रेप्टाइल में एग देख रहे हो उसी तरीके का ये बिहेव करेगा और यहाँ कोई लार्वा नहीं बनेगा। जब इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा तो डायरेक्ट नए अर्थवर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अंडरलाइन करो। विद इन द कुकून विच आर डिपॉजिटेड इन सॉइल। ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होकर कुकून क्लाइटेलम रीजन तक पहुंचा, वहां पे न्यूट्रिटिव मटेरियल है, वहां फर्टिलाइजिंग एटमॉस्फेयर है, पीएच मेंटेन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे फ्यूजन होगा। नंबर ऑफ गैमेट से फ्यूज करेंगे, नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे एंड उनका डेवलपमेंट वहां पे होगा कोकून के अंदर और ये सब रिलीज हो जाएगा सॉइल। ओके बच्चा, क्लियर है? कुकून आप ऐसे समझो जैसे मैंने पार्ट्स लगाया, ये दिख रहा है आपको? हाँ, इसको धीरे धीरे रिलीज कर दो, बॉडी से बाहर निकाल दिया। इट इज लाइक जैसे मोल्टिंग इफेक्ट बताया था ना, मोल्टिंग में पूरा डेड स्किन बाहर निकल रहा था स्नैक का, उसी तरीके से आप सोचो कि अर्थवर्म छोड़ते जा रहे हैं तो ये नीचे ये निकल जाएगा और जब ये निकलेगा जैसे ये वाला पार्ट निकला तो इधर से फ्यूज हो जाता है एंड ये वाला पार्ट जब बाहर आएगा तो इधर से भी फ्यूज होगा, ये दोनों साइड से बंद होगा। अब इसके अंदर डेवलपमेंट चलेगा और ये सॉइल में रहेगा एंड जब ये डेवलप हो जाएगा तो छोटे छोटे अर्थवर्म आते हैं डायरेक्ट डेवलप, कोई लार्वा स्टेज नहीं हो। ठीक है, एंड वो कवरिंग थी, वो ऑलरेडी कवरिंग थी है, उसी कवरिंग से बाहर आया। ऐसे समझो कि ऊपर वाला पार्ट छूट गया, अंदर गट है, अंदर सब कुछ है, एनाटॉमिकल पार्ट है क्लाइटेलम। ओके, और वो जो 14th वाले सेगमेंट में आपको फीमेल जेनाइटल पोर दिख रहा है ना, उससे एग रिलीज होके क्लाइटेलम वाले सीक्वेंस में आ जाएगा। उस पोर का काम सोचो ना, पोर का क्या काम हुआ फीमेल का, उसने तो डायरेक्ट रिसीव भी नहीं किया। ओके, तो वहां पे फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के लिए आप ऐसे समझ लो कि क्लाइटेलम की जो लेयर है जो खून बन रही है और अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल के बीच में, मतलब अगर आप एज्यूम कर पा रहे हो तो क्लाइटेलम और बॉडी वॉल, क्लाइटेलम इज अ पार्ट ऑफ बॉडी वॉल। ओके, लेकिन हम फर्टिलाइजेशन तक उसको कोकून बना दे, वो अलग होने वाला, ऐसे बात है। ठीक है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वो पैक हो गया और वो रिलीज हो गया, अब डेवलपमेंट उसी के अंदर होता रहेगा। ठीक है बच्चा, द ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स। ओवा मतलब ओवम भी कह सकते हो, फीमेल गैमेट भी कह सकते हो, अनफर्टिलाइज एग भी कह सकते हो, अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। ओके, आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स विद इन द cocoon which then slips off, ओके, बाहर आ जाएगा ऑफ द वर्म एंड इज डिपॉजिटेड इन और ऑन द सॉइल। क्लियर है? द cocoon होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियोस। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइज एग को अपन जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में जैसे ही क्लीवेज होगा, जैसे माइटोसिस होगी, देन वी कैन कॉल द जाइगोट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अलग अलग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज आएंगे और उससे डेवलपमेंट हो जाएगा डायरेक्ट बेबी अर्थवर्म।
After about 3 weeks, each cocoon produces 2 to 20 baby worms. 2 to 20 baby worms with an average of 4. ये ध्यान रखना, एवरेज पूछा है या जनरल पूछा है, एवरेज पूछेगा तो आंसर चला जाएगा 4. Development of earthworm is direct, that is there is no larva form. And if I ask about the larva of Annelida, then the name is प्रोकोफोर. ठीक है, मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनेलिडा के साथ मैच करती है, दैट इज प्रोकोफोर लार्वा. ध्यान रखो अगर ऐसे कुछ. ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो कोकोन प्रोडक्शन, द स्किन ऑफ द क्लाइटेलम स्लग शॉ लाइक अ स्नेक. स्नेक देखो इसमें लिखा भी है, फुलटिंग वाला एग्जांपल दिया. ओके, स्नेक स्किन कैप्चरिंग द फर्टिलाइज्ड एग एंड क्रिएटिंग एन एग सैक चैम्बर. ओके, फर्टिलाइज एग लिखा है, इसका मतलब जाइगोट बेटा. ओके, एग लिखा है, वर्म लिखा है, oocyte लिखा है, दैट ऑल आर रिलेटेड टू फीमेल गैमेट्स. ये रिलीज हुआ कुकून और एग के से. ये एग को कैरी करने के लिए, केयर करने के लिए, may contain a few to dozen of eggs. Fertilized egg. Okay बच्चा. Hatchling, tiny white thread-like worms are often produced in large numbers in spring. सीजन दे दिया है, चलो उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 to कितना दिया था 20. ओके, एवरेज ऑफ 4. ये ध्यान रखना है आपको नंबर. Worms hatched in the spring reach maturity in the fall. आप देखते हो बरसात वगैरह के सीजन में ज्यादा आपको दिखते हैं. ओके बच्चा, ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़े. ओके, तो अगर नॉकटर्नल बर्ड यूज कर रहा है दैट इट इज आल्सो करेक्ट फॉर अर्थवर्म. ठीक है, अंधेरे में रहता है, बोर्ड्स में रहता है, दिन के टाइम में रहेगा, दिखेगा आपको, लेकिन वो डायरेक्ट सनलाइट में आप देखोगे उसके मूवमेंट भी बदल जाती है, वो पूरा इरिटेशन शो करेगा, श्रिंक होने लगेगा. तो मैच्योर होगा तो क्लाइटेलम दिखेगा बेटा. Adult reaches full size as fully developed clitellum and sexual organ. Reproduction, worms can self-fertilize, clone themselves or reproduce sexually shown here. आपको नहीं ध्यान रखना है themselves वाला, ठीक है, वो सब अलग अलग स्पीसीज का है. मेनली वो hermaphrodite है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को शो करता है. Earthworm are known as friends of farmers. यहाँ से तो हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किए. For what? क्यों? फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, एरेशन को बढ़ा रहे हैं, सॉइल में एयर के अमाउंट को बढ़ा दे रहे हैं और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रिलीज कर रहे हैं, जो उनका फीसेस है उससे वो कास्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको वर्म कास्टिंग कहते हैं. ओके बच्चा, known as friends of farmer because they make burrows in the soil and make it porous, which helps in respiration and penetration of the developing plant roots. सॉइल से अटैच क्या रहेगा? प्लांट रूट रहेगा. The process of increasing fertility of soil by the earthworm is called vermicomposting. Okay. They are also used as bait. Bait मतलब शर्त लगा. Okay. In game of fishing. अब ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो. Okay. ये तो देख ही रहे अपने चारों तरफ, इस तरीके से लोग यूज करते हैं. कुछ भी छोटे छोटे, एकदम मेरे यहाँ पे देख रही थी वो शायद प्रॉन मछली को भी आगे लगा. ठीक है, कुछ तो छोटा छोटा ऐसा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगा के वो फिशिंग कर रहे थे, तो उसमें प्रॉन मछली भी वो यूज कर रहे थे. तो लाइक कुछ भी आप, क्योंकि वो क्रस्टेशिया है एंड क्रस्टेशिया को फिश फूड चेन में फिश के आगे क्रस्टेशिया है ना. तो बेट इन गेम फिशिंग. तो यहाँ से आप ये सारी चीजें थोड़ा वर्मी कंपोस्टिंग ये सब याद रखोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन में आता है. मेनली सेगमेंट वाली चीजें याद रखोगे, ग्लैंड्स याद रखो, डक्ट याद रखो, डक्ट से क्या सीक्रेट हो रहा है, क्या फंक्शन होगा, व्हाट इज द मूवमेंट, वेयर इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज कोकून, व्हाट इज क्लाइटेलम, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ बेबी वर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल कोकून. इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट कुछ चीजों को रिकॉल करें. क्लियर है? A most developing insect on earth and one of most irritating. कल रात भी मेरे ऊपर चढ़ा.
जो तो परेशान कर रखा है। मेरे 1000-2000 की हिट तो केवल इसको मारने में जाती है और ये पता नहीं एक हर महीने में आई। A cockroach can live several weeks with its head cut off. इसका आंसर मैंने तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है एनिमल किंगडम में। याद है तो बताओ, नहीं तो पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद बताओ। व्हाट इज द रीजन, क्यों ये जिंदा रह सकता है अगर इसका हेड भी कट कर दो। चलो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं ताकि इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद पढ़ेंगे इसे। कॉकरोचेस अपीयर्ड 120 मिलियन ईयर्स बिफोर डायनासोर। तब जैसे थे वैसे ही आज हैं, जिद्दी, अकड़ू, ठीक है, भागने में तेज, सब कुछ। एडॉप्टेशन इन्होंने उसी टाइम इतना कर रखा है ना, ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एंड इवन स्पेस ट्रेवलर इनको लेके जाते हैं कि अगर हमें मार्स वगैरह पे लाइफ एग्जिस्टेंस एनिमल की देखनी है तो वो ये मानते हैं, दिस इज अंडर रिसर्च, कि वहां पे आप कॉकरोच को छोड़ दो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है बिहेवियर से, वो वहां के एनवायरमेंट की स्टडी के लिए यूज करते हैं। ओके, प्लांट में स्पाइरोलिना एंड क्लोरेला आई थी, एंड एनिमल में कॉकरोच को ले जाएगा। ठीक है बच्चे, Did you know one of the fastest land insect is the American cockroach? They have recorded speed of up to 50 body length per second. Okay, 50 गुना अपनी बॉडी जैसे उनके लेंथ आप मान लो कि कितनी मान लो कितना दिखता है 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का कॉकरोच 1 सेकंड में कितना दूर मूव कर जाएगा, 50 गुना, ठीक है। तो इतनी तेज वो भागता है, इसलिए पकड़ में भी नहीं आता है बेटा। तो पर सेकंड की स्पीड दैट्स लाइक अ ह्यूमन रनिंग 210 mph, ठीक है। बॉलिंग वगैरह में स्पीड वगैरह देखते हो ना, बॉलर करते हैं तो उतनी भी तेजी से इनकी चलती रहती है, स्पीड इनकी काफी फास्ट है। आप इसको तो ऑब्जर्व कर सकते हो, जब तक आप उठोगे मारेंगे वो निकल जाएंगे आपके रास्ते से। Cockroach raised in space are quicker, stronger, faster and tougher than their counterparts on Earth. अच्छा देखो, जो स्पेस वगैरह में ले भी जाए जाते हैं ना, उनको अलग से उनका एक तरीके का हैबिटेट और वो कैप्टिविटी में होते हैं। ओके, उनको कॉमन कॉकरोच से स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, हाइब्रिड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग कॉकरोच का आपस में मेजर सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हाइब्रिड बनाया जाता है, उनको बढ़िया खाना पीना दिया जाता है, ठीक है, उनका ध्यान रखा जाता है, उसके बाद उनको स्पेस में ले जाया जाता है बेटा। तो वो अर्थ पे जो रहते हैं, मतलब जो है नॉर्मली घरों में या कहीं पे भी, उससे ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर हो, फास्टर हो। ये बड़ा अच्छा है। If cockroach touches a human, it will run away and clean itself. ठीक है, इतनी डेलिकेसी होती है कॉकरोच की देखो। हम लोग को क्या लगता है कि कॉकरोच गंदा है, लेकिन कॉकरोच अगर आपसे टच होगा या उसको लगेगा कोई ह्यूमन उससे टच हुआ है तो वो खुद को भी जाके क्लीन करता है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन देखा है, डाटा नहीं, वो भी अपने को क्लीन करता है बेटा। There are around 3,500 species of cockroach worldwide and have been around over 300 million years ago. ठीक है, अर्थ के डेवलपमेंट में आर्थ्रोपोडा आया, आर्थ्रोपोडा में मोस्ट एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल में है कॉकरोचेस। ठीक है, तो इतने इंटरेस्टिंग फीचर, लेकिन ये सब नीट में नहीं आएंगे, जो नीट में आएगा वो देखते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच। द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, genus and species. Periplaneta is genus, Americana is species. राइट ऑप्शन चूज करने को देगा तो स्पेलिंग देखना, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, ये देखना, सभी पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना दिखेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस होगा। जीनस पूछा है, स्पीसीज पूछा है, क्या पूछा है, आर अबाउट 34 to 53 mm। यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पे इंच में कन्वर्ट कर लेना, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। लॉन्ग विथ विंग्स, ओके, विंग्स होंगे दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। मेल्स में ये एक्सटेंड करते हैं एब्डोमेन के बाहर। ओके बच्चा, 3-4 MCQ है पहले ही ग्रीन वाले पैरा में। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, बताओ कैसा सेगमेंट होगा,
Is it metameris? Is it tagmatization? Tagmatization. तो सेगमेंटेशन में फ्यूजन ऑफ सेगमेंट दिखेगा और उसमें टैगमा का फॉर्मेशन हो जाएगा. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. Okay, divisible into three distinct regions: head, thorax and abdomen. The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton which is brown in color. Okay, और इसको बार बार वो शेड ऑफ करेगा. निम्फ से जब उसका डेवलपमेंट होता है एडल्ट कॉकरोच में विंग्स के आने तक, ओके, तो वो अपने काइटिनस एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करता रहता है. In each segment, this is very important. ये एक important question बनाता है. In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites. Sclerites. Okay? अब एक इमेज बनाओ. This structure is sclerites. ये कैसे हो गया? कवर हो गया है ना बेटा. इस सेगमेंट, जो भी आप सेगमेंट की बात कर रहे हो, उसमें उसके कवरिंग जो है, जो चारों तरफ से उसको कवर कर रखी है, दैट कवरिंग इज स्क्लेराइड्स. ओके बच्चा, पहली चीज. टर्जाइड, डॉर्सली. स्क्लेराइड के डॉर्सल पोर्शन को क्या बोलते हैं? टर्जाइड. ओके. स्क्लेराइड्स के वेंट्रल पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्टर्नाइड. अब ये सब क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए बेटा. फिर से रिकॉल करो. जो उसका सेगमेंट है, आप टैगमा बोल रहे हो, टैगमा या एब्डोमेन में क्लियर सेगमेंटेशन दिखेगा. देखो दिस में. ठीक है, कैसे सेगमेंट कॉन्फ्यूज होता है, कैसे बढ़ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो ये जो सेगमेंट दिख रहा है, ये अपर से लोअर बॉडी तक पूरा आप ऐसे समझ लो कि उसको ओवल शेप में कवर कर रखा है. ओके बेटा, उस कवरिंग को क्या बोल दिया? स्क्लेराइड्स. अब उस कवरिंग के खुद में दो पार्ट होंगे. जैसे आप सोप केस लो तो सोप केस का एक ऊपर ढक्कन होता है, एक नीचे, जिसमें आप सोप रख रहे हो. समझ रहे हो? पूरे को आप बोल रहे हो सोप केस. तो ऊपर वाला क्या हो गया बेटा? टर्जाइट. नीचे वाला क्या हो गया? स्टर्नाइट. स्टर्नाइट और टर्जाइट जहां पे फ्यूज होते हैं, वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. दिस वन. ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लेना AM. ये तीनों MCQ रिपीटेडली पूछे जाने वाले हैं और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. पूरा स्ट्रक्चर ओवल शेप. देखो कॉकरोच देखा है ना, कैसा होता है ब्लड बॉडी उसका. तो आप सिलेंड्रिकल भी नहीं बोल सकते, फ्लैटन भी नहीं बोल सकते. इट इज समहाउ लाइक बोट शेप, ओवल शेप. ओके, आप बॉडी को ऐसे देखो, टीएस में देखो तो आपको ऐसे दिखे. क्लियर है? और पूरी बॉडी ऊपर से देखोगे तो आपको बोट शेप का दिखेगा. ओके, समझ में आया? फिर से बोलो फटाफट मेरे साथ. दैट सेगमेंट इज नोन एज स्क्लेराइड्स. ओके, dorsal position is, dorsal part is tergite, ventral part is, and the fusion is arthrodial membrane, which is also known as articular membrane. It should be flexible. Okay, कवरिंग है, कवरिंग शुड बी हार्ड, काइटिनस हो गया बेटा वो, एंड जो मेम्ब्रेन होगी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. चलो अब पढ़ लो. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन, chitinous exoskeleton has hardened plates called sclerites. चारों तरफ से उसके प्लेट होगी, उसको स्क्लेराइड्स कहेंगे. डॉर्सली टर्जाइट कहेंगे, वेंट्रली स्टर्नाइट कहेंगे. दैट आर ज्वाइंट. दोनों को ज्वाइंट होना पड़ेगा कंप्लीट स्क्लेराइड्स बनाने के लिए. तो उसमें ये बात कर लेना, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन विच इज नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ओके, क्लियर है? क्लियर है? चलो, थोड़ा सा बहुत सारी बातें हो गई. एनसीईआरटी की इमेज पे आते हैं. एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच. खैर अभी तो इसमें से बहुत सारी बातें हुई भी नहीं है. जितनी हुई उसको हम मार्क कर रहे हैं. हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन.
विंग्स। ठीक है, जैसे जैसे बात होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बता रहे हैं। अभी हम मेनली ये देख लेते हैं कि हाँ कॉकरोच की जो बॉडी है दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोटोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो उस पर बात करते हैं, तब यहाँ पे आते हैं। प्रोनोटम को आप मार्क करके रखना, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटोथोरैक्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोथोरैक्स। ओके बच्चा, मतलब इट इज यू कैन से hard covering, hard covering to indicate protothorax. प्रोथोरेक्स। ठीक है बच्चों। हम्म, हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं, फिर इस इमेज में वापस आएंगे। हेड इज ट्राइंगुलर, अंडरलाइन कर लेना, हेड इज ट्राइंगुलर, ट्राइंगल शेप का दिख रहा है आपको। यहाँ पे नीचे इमेज भी लगी है, अगर हम इसको ऐसे बना दें तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्राइंगल ही बोलोगे बेटा। एंड हेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉकरोच। हेड के जो पार्ट दिए हैं, हेड के जो फीचर्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अच्छा, माउथ कैसा होता है, टाइप्स ऑफ माउथ बताया था मैंने ऑर्थ्रोपोडा में। तो कॉकरोच का माउथ किस तरीके का, क्या फीचर होगा, साइफनिंग होगा, शकिंग होगा, च्यूइंग होगा, व्हाट इज दैट, च्यूइंग माउथ है ना। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज anteriorly at right angle to the longitudinal body। ये समझ में आ रहा है, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, ये हो गया राइट एंगल। वैसा आपको हेड इसका झुका हुआ दिखेगा। बॉडी ऐसी है, बॉडी के 90 डिग्री का पूरा हेड होगा। इज इट क्लियर? मार्क कर लेना इसको, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, हेड की पोजीशन दी हुई है। इट इज फॉर्म बाय, अब जो मेटामेरिस के टाइम में मैंने टैगमेटाइजेशन बनना बताया था, उसमें मैंने ड्यूरिंग इवोल्यूशन बोला था तुम्हें कि फ्यूजन होते हैं। ओके, फ्यूजन ऑफ सेगमेंट्स। तो फ्यूजन ऑफ सेगमेंट ध्यान है वो, तो वहां से ही आ जाएगा ये कि 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी। देखते ही अपन कॉकरोच देखा है या नहीं सबने, है ना, हिलता डुलता रहता है, तेज चलता रहता है। तो ग्रेट मोबिलिटी को शो करता है इसका हेड। इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। बताओ मोनोकॉन्डिलिक होगा कि डाइकॉन्डिलिक होगा? हम्म, बताओ। मोनोकॉन्डिलिक है, डाइकॉन्डिलिक? पीटोगे क्या, कोई कॉन्डिलिक नहीं है भाई, एक्सोस्केलेटन है, अभी एंडोस्केलेटन आया ही नहीं है, बोन है ही नहीं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ही नहीं, मोनोकॉन्डिलिक डाइकॉन्डिलिक बताना। इट इज फॉर्म by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck। एंड फ्लेक्सिबल नेक आपको अलग से नहीं दिखेगी, हेड थोरैक्स का रीजन जो होगा वहां पे फ्यूज टाइप से दिखेगा। द हेड कैप्सूल बियर्स अ, चलो पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं फिर आई इस इमेज देखते हैं। चलो ये वाले में तो आई दिख रही है, इसकी बात नहीं करते हैं। यही वाला देखो, आपको हेड ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये देखो, देखो 90 डिग्री को समझ लो, यहाँ पे ऐसे गया लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एंड दिस इज 90। अब स्केल लेके या चांदा प्रकार लेके 90 डिग्री नहीं ढूंढना है बेटा, दिस इज बायोलॉजी, मैथ्स नहीं है। ओके 90 डिग्री ये दिख रहा है बस आपको परपेंडिकुलर। अभी वो गर्दन नीचे कर लेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, और वो तो मूव कर ही सकता है, तो ये बढ़िया पोज दे रहा है देख। एक बार मैंने भी बहुत अच्छी फोटो ली थी मॉस्किटो को,
दिखाया भी था, फिर वो मेरे पास मिस हो गई, पुराने लैपटॉप में चल। ठीक है, चलो, ये तो हेड वाली पॉइंट आ गया। एंड नाउ कम टू नेक, फ्यूज रहेगा, फ्यूज रहेगा हेड एंड थोरैक्स रीजन के बीच में नेक, तभी पूरी मोबिलिटी आएगी, है ना। हेड को वो मूव कर रहा है, फ्लेक्सिबल है नेक। द हेड कैप्सूल, ठीक है, स्ट्रक्चर जो ट्रायंगुलर है, अ पेयर ऑफ बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। व्हाट इज द फीचर ऑफ कंपाउंड आई? कंपाउंड आई एंड सिंपल आई में मेजर डिफरेंस क्या? विजन में क्या हो जाएगा? मोज़ेक विजन। ठीक है, आप उसको टुकड़े टुकड़े में देखोगे और उसको वो टुकड़े में ही देख के डर के भागेगा और आपको भी डर आएगा। तो कंपाउंड आई मेनली कई सारे सिंपल आई के मिक्स होने पे बनता है, एंड वन इज नोन एज ओमेटिडियम। ओके बच्चा, तो अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, अब मैं मार्क कर रही हूँ आई बेटा, 1 2, ओके, पेयर ऑफ कंपाउंड आई, और छोटे छोटे जो डॉट आपको दिख रहा है वही सब उसके सिंपल आई। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी, पेयर है, ध्यान रखना, अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। ओके, अब देखो इसको, पहले एनसीईआरटी में देख लो, दिस वन इज एंटीनी, दिस वन इज कंपाउंड आई। फिलिफॉर्म एंटीनी कितना? 1 पेयर, कंपाउंड आई 1 पेयर, सभी अभी हेड में प्रेजेंट है एंटेरियरली। ओके बच्चा, हम्म, अब एंटीनी जहां पे फिट है वो क्या है? मेम्ब्रेनस सॉकेट। चलो हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देख, दिस वन, दिस इज सॉकेट, है ना, मेम्ब्रेनस सॉकेट। बर्थ रिजिड नहीं हो सकता ना, एंटीनी को भी तो वो मूव कर रहा है, तो सेंसरी ऑर्गन है उसके लिए। ओके बच्चा, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, कैमो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंस कर सकता है, बाहर रात है दिन है, लाइट जली लाइट बंद है, खाना किधर रखा है, किसको खाना है, कौन सा खुला खाना है, सब कुछ वो सेंस कर सकता है, सर्वेसर है। और रत्नागिरी के तो और भी सर्वेसर है। ठीक है, अगर आप सब्जी बाहर छोड़ दो, कच्ची सब्जी, सुबह तक उस पे भी डॉट डॉट दिखता है। मैं तो बहुत ऑब्जर्व की थी, लास्ट ईयर मेरा इसी ऑब्जर्वेशन में गया था, कोरोना में हम जो यहाँ फंसे। ठीक है, सिर्फ कॉकरोच मारो, कॉकरोच बजाओ, ऑनलाइन क्लास में यही मेरा काम होता है। ठीक है बच्चा, तो कंपाउंड आई दिख रहा है आपको, एंड ओसिलस, ओसिलस फोटोरिसेप्टर्स होते हैं बेटा, इसके लाइट को सेंस कर सकते। ओसिलस वर्ड नोट कर लेना। एंड दिस इज सॉकेट, दिस इज एंटीना, मेम्ब्रेनस सॉकेट। जितनी चीज आ रही है बस उतना आप समझते चलो। क्लियर है? हम्म, तो हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है। कैसे है? बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी के परपेंडिकुलर एंटीरियर रीजन पे अटैच्ड है। हेड में क्या प्रेजेंट है? एक पेयर कंपाउंड आई है, और क्या प्रेजेंट है? एक पेयर एंटीनी प्रेजेंट है। एंटीनी किस में प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस सॉकेट में प्रेजेंट है। हेड किससे जुड़ा हुआ है? थोरैक्स से, विद द हेल्प ऑफ नेक, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, एंड हाईली मोबिलिटी हेड के लिए शो करेगा ये। ओके बच्चा, बस कितना, ठीक, सॉकेट, एंटीना, कंपाउंड आई, अभी ये वाला पार्ट बाकी है, हेड में बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. ओके बच्चों, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में, नॉक्टर्नल होता है बेसिकली ये, दिन में भी दिख सकता है लेकिन फेवरेबल क्या है? नॉक्टर्नल। ओके, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड bears appendices. यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आते ऊपर से भी है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, appendices forming biting and chewing type of mouth part. आर्थ्रोपोडा पूछेगा तो सारे टाइप आ जाएंगे, कॉकरोच पूछेगा तो आपको च्यूइंग एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का ध्यान रखें। ओके, द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ, डायरेक्ट मैच द कॉलम के क्वेश्चन है, अपर लिप लैब्रम, मैच करना होता है, लोअर लिप लैबियम, ओके,
सिंगल सिंगल, एक हो गया अपर लिप, लैब्रम, लोअर लिप, लैबियम, ठीक है। अब रखना है मैंडिबल और मैक्सिलरी, दोनों कितने होते हैं, एक एक पेयर, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिलरी, और ये होल्डिंग में फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे, उसको मुंह के पास ले जाएंगे, समझ रहे हो। इनमें होते हैं पैल्प, पैपली, मैक्सिलरी पैपली या पैल्प, ओके, ठीक है बच्चा। अब इसका एनसीईआरटी में एक इमेज होगा, उस पर आ जाओ, और यहाँ पे आप लिखना, दिस इज अपर लिप, दिस इज लोअर लिप। फास्ट हो तो रोक लेना मुझे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान रखो। अपर लिप, लोअर लिप, ठीक। बीच में जो हाइपोफेरिंक्स लिखा हुआ है दैट इज टंग लाइन, ओके। उसके बाद एक पेयर मैंडिबल एंड वन पेयर मैक्सिलरी, खत्म हो गया। समझ में आया। हेड के टुकड़े किए हमने, अलग अलग निकाले उसके, एक्सेप्ट अपर पार्ट पे जो कंपाउंड आई ओसिलस, ये लिख लेना, फोटो रिसेप्टर, ये देखने में हेल्प कर रहा है फॉर सीइंग, एंड ये लाइट को सेंस कराना है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, लाइट सेंसिंग, ओके। फिर मेम्ब्रेनस सॉकेट में एंटीनी, हाँ बेटा, आईज से देखने का काम हो रहा है, और लाइट को सेंस करने के लिए उसको और एक एडिशनल मिला हुआ है, दैट्स वाई वो नॉकटर्नल है। आप जैसे ही लाइट जलाते हो ना, तो लाइट देख के फोटो रिसेप्टर जो ऑसिलस में प्रेजेंट है उससे सेंस करके भागना स्टार्ट कर, जरूरत इन द सेंस डेवलपमेंट है ना। फिर आगे आते आते हम लोग जैसे आई हो गए कि सारे ही काम आई से कर लो, देख लो, लाइट को सेंस कर लो, आईलिड्स आ गई, कवरिंग आई, निकोटिक मेम्ब्रेन उससे पहले आई, तो अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट है। इनको अभी साइड में एक फोटो रिसेप्टर एडिशनल मिला, ठीक है बच्चा। एंटीनी दिख रहा है, ये हो गया मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है। मैंडिबल वन पेयर, लैब्रम, अपर लिप, अभी जैसे मैं लिख रही हूँ ना, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, इतनी बार ये रिवाइज हो जाएगा। मैंडिबल, मैक्सिलरी, वन पेयर, खत्म हो जाते हैं, यहीं पे पैकअप हो जाता है। The head region of cockroach, parts of head region, and beak is the part of mouth part. ओके, अगर ये पोजीशन में पूछेगा तो ये हेड के रिस्पेक्ट में कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन, हेड के रिस्पेक्ट में, हेड में वेंट्रली अरेंज्ड है, एंड एंटीना और आई डॉर्सली अरेंज्ड है, डॉर्सो एंटीरियर पोजीशन पे अटैच्ड है। कोई क्वेश्चन यहाँ से? चलो थ्योरी देख लेते इसकी कंप्लीट। ये देखो आपको रियल दिख रहा है डायसेक्शन करने के बाद, ठीक है। एंड ये इस पूरे पाल्पिंग वगैरह से वो हेल्प लेके एंड देन उसको कट करेगा, च्यू करेगा, एंड देन एंटर करेगा। अ मीडियम फ्लेक्सिबल लो हाइपोफेरिक्स, मीडियम फ्लेक्सिबल लो, मीडियम फ्लेक्सिबल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बेटा, नाम क्या है उसका, हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स। अब ये नाम पे आप जाओगे तो आपको लगेगा फेरिक्स का पार्ट होगा और उसके नीचे, तो इस तरीके की गलती हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन माउथ, दिस इज प्रेजेंट इन माउथ एंड इट एनालॉग्स विद द टंग, ओके बच्चा, एनालॉग नहीं होमोलॉग, lies within the cavity enclosed by the mouth part, ठीक है बच्चा। इसलिए वो जो बाहर से इमेजेस है उसमें कहीं पे भी हाइपोफेरिक्स का लेबलिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक जो माउथ कैविटी सारे इंक्लूजर से बन रहा है, मैंडिबल, मैक्सिलरी, उसमें वो प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इसको टंग से होमोलॉग करते हैं। नाउ कम टू हेड, हो गया बेटा यहाँ पे कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है हार्ट से? नाउ कम टू थोरेक्स, थोरेक्स जो आगे जाके थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स रीजन हम लोगों में भी प्रेजेंट है,
Thorax consists of 3 parts: prothorax, mesothorax and metathorax. Pro पहला वाला part, meso again बीच वाला, meso means mid, meta means last. Okay. The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck vein. That's why neck directly आप बोलते हो कि absent. ठीक है. एंड यहाँ पे एक उभार दिखता है आपको उसके एक्सोस्केलेटन में, दैट इज प्रोनोटम. प्रोनोटम जो लेवल में लिखा हुआ है पहले वाले मॉर्फोलॉजी. ईच थोरेसिक सेगमेंट्स बेयर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग. चलो बताओ मुझे कितने पेयर होंगे फिर लेग्स के? 3 पेयर. ऑर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मतलब कॉकरोच वाले क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. एंड यहाँ पे आप थोरेक्स रीजन से एक एक पेयर जोड़. तो पहला वाला क्या हो जाएगा? प्रोथोरेसिक लेग्स. दूसरा वाला मेसोथोरेसिक, लास्ट वाला मेटाथोरेसिक लेग्स. नो एब्डोमेन, नो हेड. ओके. Each thoracic segments bear a pair of walking legs and jointed legs is the characteristics of arthropoda. उसी की वजह से तो इसका हमने देखा कि अपने साइज से 50 गुना तेजी से आगे बढ़ गया. तो हेड हो गया, कंपाउंड आई हो गया, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, वॉकिंग लेग्स. ठीक है. विंग अभी बाकी है. एंटेना हो गया. ओके. क्लियर इतना? ठीक है. अब हम डिवाइड कर दें इसको अगर, तो दिस वन इज हेड, दिस इज थोरेक्स. प्रोटोथोरेक्स वाले रीजन से ही एक्सटेंशन निकलेगा, वो नेक की तरह वर्क करेगा एंड ज्वाइन करेगा हेड को थोरेक्स रीजन से. ओके. मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. मेटाथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग, प्रोटोथोरेसिक लेग. ठीक. अगेन यहाँ देखो आप, अब ये डेवलपिंग है. दिस इज निम्फ. अगर आपको ऐसे सेगमेंट दिख रहे हैं और विंग्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो निम्फ है. ओके. विंग्स आते ही वो एडल्ट हो जाएगा. ओके बच्चा. और ये फ्यूजन ऑफ सेगमेंट्स चलते रहेंगे. तो इनिशियली जो 6 सेगमेंट फ्यूज किए उससे हेड बन जाएंगे. अभी ये थोरेसिक दिख रहा है आपको, रीजन बनेगा एंड फिर एब्डोमेन रीजन आ जाएगा. चलो एनसीईआरटी वाली इमेज को फिर से देखो. एंटीनी हो गया, कंपाउंड आई हो गया, हेड समझा, प्रोनोटम ध्यान रखना. यहाँ पे प्रोथोरेक्स की लेबलिंग नहीं है, तो आपको अगर ये लेबल में पूछता है तो आप इसको गलत कर सकते हो. प्रोथोरेक्स कर सकते हो ऑप्शन में, तो ध्यान रखना आप, ये प्रोनोटम दिया है. प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन होता है, बाहर की तरफ से दिखता है. मेसोथोरेक्स, प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेक्स. देखो ये इसके रीजन का लेग है, ये इसका लेग है, ये इसका लेग. ठीक है. अब यदि आपको ड्रॉ करना हो और लेबलिंग करनी हो तो पहले आप क्या करो, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स सीक्वेंस से, एंड देन उसके बाद प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग्स एंड मेटाथोरेसिक लेग्स. वो सीक्वेंस दिखना चाहिए लेगी. मेसोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग्स. अब ये रह गया इग्नोर में. ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स. ध्यान रखो, विंग्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से. द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स क्या हो जाएगा? ये फोर विंग या हिंड विंग, आगे की तरफ. ठीक है. फोर विंग अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरेक्स. मतलब प्रोथोरेक्स रीजन में देखो 2 पेयर विंग्स है, एक थोरेक्स को आप गायब कर दो तो प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं है. एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स. ओके. दैट इज हिंड विंग. Four wings, also known as mesothoracic wings, called tegmina. अब यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट. ओके बच्चा, इसके चारों पंख उड़ने में हेल्प नहीं करते. ओके. तो फोर विंग फॉर प्रोटेक्शन एंड हिंड विंग फॉर द फ्लाइंग. ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है. और कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओपैक, डार्क, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा आपको, ओपेक. आप देखो कॉकरोच जब बैठा रहता है तो आपको बढ़िया कवरिंग दिखती है उसकी, दैट इज विंग्स. वो उसका प्रोटेक्शन कर रहा है. ओके. और उड़ता हुआ कॉकरोच आपने बहुत कम देखा. थोड़ा बहुत जब वो दौड़ता है तो वो थोड़ा सा फ्लाई करता है, थोड़ा सा हेल्प लेता है, इज अ काइंड ऑफ जंपिंग. उसमें हेल्प कौन कर रहा है? उसका हिंड विंग कर रहा है.
तो ओपेक, डार्क एंड लेदरी ये फीचर देके पूछेगा कि ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको आंसर करना होगा फोर विंग। ये कवर करता है इसलिए आगे लिखा हुआ है कवर द हिंड विंग, तो गलती मत करना कि ये फोर विंग तो यहाँ लिखा था तो उसके फीचर में चलेगा आप हिंड विंग कर। ओके, दैट्स वाई फोर विंग की साइज ज्यादा होती है और वो हिंड विंग तक पूरा कवर करेगा। कवर द हिंड विंग व्हेन एट द रेस्ट, पता नहीं कब करता है बट ठीक है। द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, membranous and are used in flight. तो फोर विंग्स टू पेयर में है, एक है फोर विंग एक है हिंड विंग। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग को फोर विंग कहते हैं और ये मेसोथोरैक्स से ओरिजिनेट होता है, दैट्स व्हाई हम इसको मेसोथोरेसिक विंग्स भी कह सकते हैं। मेसोथोरेसिक विंग्स ओपेक इन नेचर होता है, लेदरी होते हैं एंड इट कवर्स द हिंड विंग्स व्हेन एट द रेस्ट, मतलब इसकी लेंथ इतनी ज्यादा होगी और मेल्स में ये थोड़ा और बड़ा होता है और पूरे उसके एब्डोमेन रीजन को भी कवर कर देता है। ठीक है बच्चा। हिंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है, मेटाथोरेसिक ओरिजिन का होता है, मेटाथोरेसिक रीजन से अटैच्ड होगा एंड ट्रांसपेरेंस मेम्ब्रेनस होगा और जो थोड़ा बहुत अर्थवर्म कॉकरोच फ्लाई करते हैं उसमें वो हेल्प करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से एक एक पेयर विंग्स और एक एक पेयर अपेंडिसेस लेग्स जुड़े हुए हैं, तो दो अपेंडिसेस हो गए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, जबकि प्रोथोरैक्स से सिर्फ और सिर्फ लेग्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वन पेयर अपेंडिसेस jointed from the prothorax layer region and two pair of appendices, one for the wing, one for the legs, is joined from the mesothorax and metathorax region. क्लियर बच्चा? अब आ जाओ, ये तो सब डॉर्सल डॉर्सल दिख गया ऊपर से। अब कॉकरोच को पलट लेना, वेंट्रल देखें। ओके, वेंट्रल देखने के लिए मतलब उसके पंख वाले साइड से उसको नीचे कर दो और ऊपर नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाए। तो नाउ कम टू एब्डोमेन। तो पहली तो चीज यही है कि एब्डोमेन की स्टडी कहाँ से होगी? वेंट्रल पोजीशन से मॉर्फोलॉजी स्टडी, या तो लेटरल या तो वेंट्रल पोजीशन से। The abdomen in both males and female consists of 10 segment। तो पार्शियली अगर कोई पूछता है आपको मेटामेरिस दिखेगा कॉकरोच के किस पोर्शन में? पार्शियल मेटामेरिस इंटरनल है। ओके, किस पोर्शन में दिखेगा? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, देन आंसर इज एब्डोमेन। ओके बच्चा, इन फीमेल अब कंडीशन दिया हुआ है अलग अलग, कैसे दोनों में बाहर से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। ओके बच्चा, इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम लिखा था ना, स्टर्नाइड्स। ओके, स्टर्नम इज बोट शेप। अब एक सेगमेंट को आप देख रहे हो, द सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप, ये वाला है, आप ऐसे समझो। ओके, एंड टुगेदर विद द एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म्स, ऊपर वाला टर्जिट था, नीचे वाला स्टर्नाइड था। ठीक है, तो नीचे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ध्यान दो, 7, 8 और 9 ये सब आपस में फ्यूज हो गए, तो क्या बना है? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल में एब्सेंट होगा ऑब्वियसली, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ब्रूड पाउच is the feature of female cockroach characteristic which arises by the fusion of 7, 8 and 9 cell। ठीक है बच्चा, ये देखो अब, इज इट क्लियर? Whose anterior part contains female gonopore, मतलब ओपनिंग होगी फीमेल जेनाइटल पोर की, फीमेल जेनाइटल्स की ओपनिंग होगी फीमेल गोनोपोर। और क्या होगा यहाँ पे? स्पर्मेथिकल पोर होगा एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स होगा। वहां प्रोस्टेट ग्लैंड थी, यहाँ पे कोलेट्रल ग्लैंड का नाम याद रखना है आपको। और ये फीमेल में अभी आप देख रहे हो, फीमेल में एग के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए सिक्रेशन में कोलेट्रल ग्लैंड हेल्प करती है। एंड दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन कि कोलेट्रल ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एनिमल फीमेल
कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, और मेल और फीमेल पूछता है देन ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द फीमेल। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रूड पाउच में। ब्रूड पाउच कैसे बनता है? सेवेंथ पूरा फुल सेगमेंट है एंड 8 और 9th कोनिकल पार्ट बनाता है नीचे वाला, तो हाफ ऑफ द 7th 8th एंड 9th। ओके, क्लियर है? और स्क्लेराइड्स की ये किस पोजीशन से फ्यूजन हो रहे हैं? टर्जाइड या स्टर्नाइड्स? स्टर्नाइड। टर्जाइड के ऊपर है ना बेटा डोर्सल। इन मेल्स, मेल्स में आ जाओ। जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड, पीछे ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय, एक ना वहां वेंट्रली था पूरा और यहाँ डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। वो स्टर्नम था, ये टर्गा है, और वेंट्रली क्या हो जाएगा? 9th स्टर्नम। तो ये कैसा है? ऊपर से 2 सेगमेंट ले लिया एंड नीचे से 9th सेगमेंट को देगा ऐसे, ठीक है? तो 9th एंड 10th टर्गा एंड 9th सिर्फ रह जाएगा स्टर्नम। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, डॉर्सली ऊपर की तरफ एनस पोजीशन जो कि एलिमेंट्री कैनाल का 4 होगा। दिस इज अगेन क्वेश्चन। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, और उसी सेगमेंट में वेंट्रली एक ओपनिंग है, जेनाइटल पोर की कॉमन ओपनिंग नहीं है, वेंट्रल ओपनिंग डिफरेंट है जेनाइटल पोर की, एंड डॉर्सल ओपनिंग डाइजेस्टिव पोर की एनस के फॉर्म में। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है बेटा, एक एक्सटेंशन निकला रहेगा जिसको गोनेपोफाइसिस बोलते। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर से देख के आप पहचान सकते हो, एक तो ब्रूड पाउच होता है, दूसरा बिना ब्रूड पाउच को देखने के लिए आपको कॉकरोच को पकड़ना और पलटना पड़ेगा। वेंट्रल देखोगे तब जाके आपको दिखेगा, तो इतना तो कौन ही करने वाला है। ओके, तो मैच्योर कॉकरोच में आपको या इमेच्योर में भी दिखेगा। मेल बियर्स पेयर ऑफ शॉर्ट, अगेन पेयर ध्यान रखना, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। ओके, फीमेल में ऐसा एक्सटेंशन नहीं दिखेगा। एक्सटेंशन जब आप देखने जाओगे तो फीमेल में आपको 2 एक्सटेंशन दिखेंगे, दैट इज सर्कल एंड सर्कल इज द कॉमन, एनल सर्कल इज द कॉमन। एनस के एनल वाले पोजीशन पे अपेंडिसेस निकले हो, दैट इज एनल सर्कल, जो कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट हो। लेकिन एनल साइल या एनल स्टाइल, दोनों कैरेक्टरिस्टिक, दोनों नेम करेक्ट है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। ओके, एंड एब्सेंट होगा फीमेल में। तो डायमॉर्फिज्म में ये आइडेंटिफिकेशन का एक फीचर हो गया। एक है आपके 4 विंग का जो साइज है वो एब्डोमेन के बाहर तक कवर्ड रहेगा मेल, ओके, एंड वहां पे आपको एनल स्टाइल्स दिखेंगे। इस तरीके से आप देखोगे तो मेल में आपको 4 1 2 3 4 अपेंडिसेस दिखेंगे एंड फीमेल में सिर्फ एनल सर्काई दिख रहा है, तो 1 और 2। क्लियर है? In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous, mark कर लेना nature, known as structural, called as anal circuit. ओके, तो मेल और फीमेल में देखते हैं क्या क्या आ गया। लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, narrow abdomen, broad abdomen, anal styles are present, absent, brood pouch absent, present. ओके, कंडीशन यही है, अगर आपको एनल स्टाइल देखना है तो वो आपको दौड़ते हुए कॉकरोच में दिख जाएगा, लेकिन इफ यू वांट टू सी द ब्रूड पाउच आपको उसका वेंट्रल लोकेशन देखना होगा कि पकड़ो और उल्टो फिर देखो आप, देन आपको ब्रूड पाउच दिखेगा। ठीक है बच्चा, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद एनाटॉमी देखो। नाउ कम टू एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ये हो गया इंटरनल फीचर, और इसमें डायरेक्ट स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना बेटा। द एलिमेंट्री कैनाल,
प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। अब देखो ट्यूब विद इन ट्यूब, ये सब चीजें तो कॉमन आपने देखी है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में। गट, गट हो गया एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, आगे वाला फोर गट, बीच वाला मिड गट एंड एंड वाला हिंड गट। तो फोर गट, मिड गट, हिंड गट, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको लोकेशन कुछ चीजों की देखनी होगी कि कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू गट। Okay, so gut is divided into 3 parts: foregut, midgut, hindgut. The mouth opens into short tubular pharynx. Sequence लिखना start कर देना. Mouth, pharynx, pharynx का जो भी कैरेक्टर्स दिया है नीचे लिख लो. Short tubular, कहानी खत्म. Leading to a narrow tubular passage called esophagus. Next इसको ओपन कर दो. Esophagus में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया? ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पैसेज. दिस इन टर्न्स ओपन इनटू, यहाँ पे है मेन क्वेश्चन, सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप. पहले भी आ चुका है क्रॉप का नेम, ठीक है, क्रॉप. अब आप सीधा लिखना है इसको, ऐसे घुमाना फिराना नहीं है, ठीक है. क्रॉप, क्रॉप का फीचर क्या दिया है? सैक लाइक. Short tubular, tubular passage and sac-like structure. Mouth opens into pharynx, pharynx opened into esophagus, esophagus open into crop. ओके, क्रॉप का फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड. वो जो खाया जा रहा च्यूइंग करके उसमें उस फूड को स्टोर कर, स्टोर्स फूड. द क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजर्ड. तो क्रॉप की ओपनिंग गिजर्ड में. गिजर्ड क्या करेगा? ग्राइंडिंग करता है बेटा, है ना. इसी को कह रहा है. और एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवेंट्रिकुलस. गिजर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस. द क्रॉप, एसोफेगस, एसोफेगस क्रॉप में फूड स्टोर हुआ. फूड जो स्टोर था वो टाइम टू टाइम आगे जाएगा गिजर्ड में ग्राइंडिंग होगी उसकी. एंड गिजर्ड का ही एक नाम है प्रोवेंट्रिकुलस. इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल. गिजर्ड के नीचे ब्रैकेट में लिख लेना थिक सर्कुलर मसल आउटर. ओके, एंड थिक इनर, दोनों ही थिक है. बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स एंड इनर की तरफ क्यूटिकल. वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्गिट्यूजनल मसल मत करते आना कि जब भी मैडम पढ़ाती है सर्कुलर लॉन्गिट्यूजनल तो फटाक से कर दिया लॉन्गिट्यूजनल. यहाँ क्यूटिकल दिया हुआ है. तो सर्कुलर मसल आउटर एंड इनर इज क्यूटिकल, forming 6 highly chitinous plate called teeth. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में टीथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? माउथ करके नहीं आना है. ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है? गिजर्ड में प्रेजेंट है. कैसे होते हैं? काइटिनस प्लेट के बने होते हैं, है ना. और क्या है इसमें? मसल्स हैं. और क्या है? क्यूटिकल है. ओवरऑल ये क्या बन जाते हैं? काइटिनस प्लेट. गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड. गिजर्ड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा पूरे. गिजर्ड की लोकेशन, गिजर्ड में प्रेजेंस ऑफ टीथ एंड नेचर ऑफ गिजर्ड. द एंटायर फोरगट, यहाँ से जो अभी तक आपने देखा गिजर्ड तक, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? फोरगट. ओके, एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. लाइनिंग इसमें किसकी है? क्यूटिकल. क्लियर है? फिर से देखो, यहाँ होगा इस वेंट्रल साइड पे माउथ, फिर फेरिंक्स, फिर एसोफेगस, देन क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड, गिजर्ड दिस वन, क्रॉप बड़ा स्टोरेज के लिए रहता है, गिजर्ड, एंड देन यहाँ पे आपको खत्म हो गया फोरगट. दिस इज अबाउट द फोरगट. ठीक है, एनसीईआरटी की इमेज देखो. ग्लैंड्स वगैरह एसेसरी होती है बेटा. ओके, माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, माउथ के बाद फेरिंग्स 1
2 फेरिंग्स के बाद एसोफेगस 3 4 क्रॉप 5 gizzard 1 plus 2 plus 3 plus 4 that comes into 4 gut प्लस 5 ठीक है 1 2 3 4 5 जो हम लिख रहे हैं एकदम वैसे ही लिख लो दैट आर द पार्ट ऑफ 4 गट अपनी एनसीईआरटी की इमेज में लिखो एंड ऑल आर एलिमेंट्री कैनाल पूरी जो कैनाल है दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और गट गट को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में फर्स्ट इज फोर गट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ ओपन्स इनटू pharynx ओपन इनटू esophagus open into crop for the storage crop opens into gizzard is for the grinding clear है आपको at the junction of midgut चलो यहाँ पे आओ सिक्की के बारे में होगा हाँ यहाँ पे आओ a ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic sicky हेपेटिक वर्ड इंडिकेट करता है लिवर को ओके मतलब ये वैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि लिवर वाला काम कर रहे हैं कॉकरोच सिक्रीशन करेंगे फॉर विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड ठीक है बच्चों क्लियर है नंबर ध्यान रखना 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर से पैक है इधर ओपन है तो सीकी का नेचर क्या होता है ब्लाइंड हम लोगों में भी सीकम का नेचर क्या है ब्लाइंड ओके बच्चों जब अपने पे बात करेंगे तो वहां बात करेंगे अभी आप ये ध्यान रखो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका जिसमें गैस्ट्रिक जूस और हेपेटिक जूस जैसा कंटेंट होगा एवरीवेयर और बायोमोलिक्यूल्स आर द सेम ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं तो वो जो भी खा रहा होगा उसमें भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हम लोग जो भी खाते हैं उसमें भी बायोमोलिक्यूल्स हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द सेम ओके बच्चों तो ऐसे स्ट्रक्चर जो लीवर और इंटेस्टाइन स्टमक जैसा गैस्ट्रिक सिक्रेशन कर रहा है दैट इज द हेपेटिक सिकी ओके बच्चों कितने नंबर है 6 to 8 कैसा है ब्लाइंड है सिक्रेशन एक ही डायरेक्शन में आ सकता है सिर्फ और वो गट की तरफ ओपनिंग को करेगा इज प्रेजेंट एट द जंक्शन कहाँ प्रेजेंट है फोर गट एंड मिड गट तो फोर गट का एंड पार्ट मैंने क्या बताया बेटा गिजर्ड के बाद अब क्या आने वाला है मिड गट ओके मिड गट और गिजर्ड के जंक्शन पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है समझ में आ रही है बात दैट्स व्हाई मैंने 1 2 3 4 5 तक कराया ए तो गिजर्ड और इस जो आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आएगा उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है 6 to 8 हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिकी प्रेजेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेसिफिक स्टमक स्पेसिफिक लीवर नहीं प्रेजेंट है ऐसे सिक्रेशन जो गैस्ट्रिक डाइजेशन और हेपेटिक डाइजेशन की तरह हेल्प करेंगे वो इन सिकी से फॉर्म होंगे और रिलीज हो जाएंगे गट में इज इट क्लियर तो ये वाले हो गए आपके सिकी दिस वन हेपेटिक सिकी एट द जंक्शन ऑफ फोर गट प्लस मिड गट जहां पे फॉर्म हो रहे हैं जहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं वहां पे हेपेटिक सिकी प्रेजेंट होगी अब जो आप फ्लो देख रहे थे उसमें ये गट के अंदर का पार्ट नहीं है दिस इज एसेसरी ओके जैसे एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों की है तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर ये सब एसेसरी में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड ये सब एसेसरी में आते हैं तो गट ट्यूब के बाहर फॉर्म हो रहा है और सिक्रीशन ट्यूब में आ रहा है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्या बता रही हूँ मैं जैसे ये अगर ट्यूब है और इसको हम गट बोल रहे हैं तो सलाइवरी ग्लैंड ऐसे जोड़ दो ठीक है लीवर ऐसे जोड़ दो पैंक्रियाज ऐसे जोड़ दो तो वॉट एवर द सिक्रेशन इट कम्स इनटू द गट तो ऐसा ही फोर गट और मिड गट के ज्वाइनिंग पे प्रेजेंट है हेपेटिक सिकी जिसकी सिक्रेशन अंदर आ जाएगी बेटा ठीक है बच्चा वे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया ध्यान रखना अपने को डाइजेस्टिव मटेरियल यूज करेंगे ताकि डाइजेशन में हेल्प हो वरना गट को क्या एक्सेस लोड लेने की कोई नीड है क्या उसके अंदर फूड आ रहा है फूड को डाइजेस्ट करने हेल्प दे रहे हो तो मेरे अंदर ओपनिंग ले लो
नहीं दे रहे हो तो अपने रास्ते जाओ, सिंपल सी बात। तो सारी ओपनिंग जो भी एसेसरी ग्लैंड्स की गट में ओपन होती है, उसका एक ही काम है, अलग अलग मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक डाइजेस्टिव फ्लूइड को बनाना। ठीक है बेटा, जैसे ह्यूमन में पढ़ोगे तो लीवर में बाइल फॉर्म जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि लाइपेज बहुत अच्छे से काम कर जाए। पढ़ेंगे ये सब चीज। पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है जो वहां पे आ रहे हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड समझ लो, और प्रोटीन्स के डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव सिक्रेशन इज स्पेसिफिक फ्रॉम स्पेसिफिक ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ पे अभी आप क्या बोल रहे हो, कॉमन ग्लैंड्स बोल रहे हो, उसी को आप हेपेटिक सीकी बोल रहे हो, उसी को आप गैस्ट्रिक सीका बोल रहे हो। ठीक है बेटा, तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, डाइजेस्टिव फ्लूइड होगा, क्योंकि ये है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन चलेगा। ब्लाइंड है मतलब एक ही साइड में आएगा और वो ओपनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। कहाँ पे है, फोर गट और मिड गट के ज्वाइनिंग। फोर गट का एंड पार्ट क्या है, गिजार्ड। गिजार्ड में क्या प्रेजेंट है, टीथ। टीथ क्या कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट इज, अब मिड गट और हिंड गट ध्यान रखना, वो था फोर गट एंड मिड गट, ओके। मिड गट एंड हिंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150, ये था 6 to 8 नंबर ध्यान रखना, एंड ये है 100 to 150, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो है डाइजेस्टिव ऑर्गन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की लोकेशन, दोनों के नंबर को लेके उल्टा पुल्टा करता है, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछेगा। तो ये हो गया आपका हेपेटिक सिकी, जिसमें सिक्रीट हो रहा है डाइजेस्टिव जूस, और जो एंटर कर जाएगा गट में बेटा, ओके, ये जाएगा गट में। ये है आपका मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, इनके नंबर है 100 to 150। ये क्या करेंगे, इनसे एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर होगा, हीमोसील, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था इनका, ओपन टाइप का, सब कुछ उसमें डूबा हुआ है, ब्लड में डूबा हुआ है ये पूरा ऑर्गन जो आपको अंदर दिख रहा है। तो वो हीमोसील से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज करके, जो भी हीमोसील में एक्सक्रीटरी मटेरियल रहेगा उसको वो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल से ट्रांसफर कर लेगा, एंड देन गैस्ट्रिक मटेरियल में ही मिला के एक्सक्रीटा में रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर? देखते हैं, अभी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे, बस यहाँ पे अपेंडिसेस को समझो। तो फोर गट तक कोई अपेंडिसेस नहीं था, जहां पे गिजर्ड मिडगट से ज्वाइन हो रहा था वहां पे अपेंडिसेस है 6 to 8 हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिकी। उसके बाद जहां पे मिडगट और हिंडगट की ज्वाइनिंग हो रही है वहां पे 100 to 150 अगेन फिर से अपेंडिसेस हैं, वो भी ब्लाइंड्स होते हैं, डिफ्यूजन में रोल प्ले करते हैं। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड से डायरेक्ट लिंक करेंगे, वो वहां से एक्सक्रेटरी वेस्टेज, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होगा उसको वो आइसोलेट कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे और गट में रिलीज कर देंगे। ओके बच्चा, और गट में जो भी डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव मटेरियल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो सब यहाँ से डिफ्यूज करके अब्सॉर्ब करके उसी हीमोसील में चली जाएगी, और एज पर रिक्वायरमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, जहां जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो वहां पे सर्कुलेट होता जाएगा, क्योंकि ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। सभी ऑर्गन बात है किसमें, हीमोसील कैविटी में। तो 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये सब फीचर आप ध्यान रखना। They help in removal of excretory product from hemolymph. हीमोसील कैविटी में जब तक रेड ब्लड नहीं रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ। ओके बच्चा, द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। किसका पार्ट है ये, हम लोगों में क्या है ये, कौन सी, लार्ज या स्मॉल, बोलो। अपने में होता है ड्यूडेनम, जुजनम, सिकम एंड इलियम, कोलन एंड रेक्टम।
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। तो डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। अब फूड एक्सक्रीटा भी यहाँ पे फॉर्म होगा। फूड जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो एसिमिलेट होगा, वो हीमोलिम्फ में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड जो आपका फूड एक्सक्रीटा है, वेस्टेज है, डाइजेस्टिव वेस्टेज है, वो यहीं पे रिलीज होगा आगे की तरफ रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम से एनल पोर। हमने देखा है कोई क्लोएका नहीं होता है, एनल पोर होता है यहाँ पे, तो एनएस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। उसी में एक्सक्रीटरी मटेरियल मिक्स हो चुका है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक है बच्चा। The hindgut is broader than midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens out through the anus. Okay बच्चा? फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम, एकदम ध्यान से सुनो। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं पहले हम। माउथ ओपन्स इनटू pharynx, pharynx open into esophagus, esophagus opens into crop, crop open into gizzard। दोनों में फंक्शन ध्यान रखना है, ये स्टोरेज है, ये ग्राइंडिंग है, ओके। गिजर्ड ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का नाम पार्ट नहीं ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट आप बोल दो मिडगट, ओके, यहाँ तक ठीक है। एंड देन midgut is open into hindgut. Hindgut again divided into 3 parts. Ileum, मतलब आप ऐसे करने ना, साइड में लिख लेना है hindgut, ileum, colon and rectum. These 3 are known as part of hindgut. ओके बच्चा, यहां तक क्लियर है। अब हम एसेसरी को ले आते हैं। एसेसरी में क्या है, पहली एसेसरी क्या बताई मैंने, 6 to 8, दैट इज हेपेटिक सेकी। कहां पे प्रेजेंट है, दीज स्ट्रक्चर दे टुगेदर फॉर्म 4 गट, ओके बेटा। दिस इज मिड गट एंड दिस वन इज हिंड गट। गट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो यहाँ पे एसेसरी में हमें ध्यान रखना है, 4 गट और मिड गट जहां पे ज्वाइन करेगी वहां पे आएगी हेपेटिक सेकी। हेपेटिक बोल लो या गैस्ट्रिक बोलो, क्योंकि अभी इनका लीवर और स्टमक फॉर्म नहीं हुआ है, ओके बेटा। हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सेकी नंबर में कितनी होगी, 6 to 8। क्या सिक्रेट करेंगी, डाइजेस्टिव जूस। क्या हेल्प करेगा, डाइजेशन में। नेचर कैसा होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए बेटा, एकदम क्लियर आपके, जो हम बताए हैं सेल चैप्टर में वो आप हमेशा ध्यान रखो। एंड देन इट रिलीजेस, यहाँ पे मिडगट और हिंडगट के बीच में फिर से एसेसरीज हैं। दीज आर द 100 to 150 मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। इनका फंक्शन क्या है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ से एब्सॉर्ब करेंगे, हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, हीमोसील में। हीमोसील से ये एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल करेंगे, हीमोसील, ओके बेटा। हीमोसील से एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल करेंगे, उसको रिलीज कहाँ पे कर लेंगे, ये गट में, ओके। नंबर कितना है इनका, 100 to 150। स्ट्रक्चर कैसा है, येलोइश ट्यूबुलर है, ओके। ज्वाइनिंग पे कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडगट और हिंडगट में। फंक्शन क्या है, दीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम, these are the structure which participate in excretory system and attach with digestive tract. That's why digestive excreta and metabolic excreta together comes into the hindgut, okay। digestive waste plus metabolic waste, metabolic waste, they together comes into the alimentary canal, okay। hindgut में पार्ट क्या है, इलियम, सीकम एंड
इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, कोलन में सॉल्ट वगैरह का एक्सचेंज होता है, एंड फाइनली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट और फूड वेस्ट था वो रेक्टम के थ्रू एनस एनस में आएगा एंड बाहर रिलीज। इज इट क्लियर? कुछ इसमें है जो रटना है? सीक्वेंस समझ में आ गया? आपस में पूछो, रिवाइज करो, कहाँ पे हेपेटिक सिकी है, कहाँ पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल है, किसका क्या फंक्शन है, ये चीज ध्यान में रखो। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इतनी ही चीजें पूछी जाती है। लाइनिंग ध्यान में रखो, लाइनिंग थी क्यूटिकल की फोरगट में, इनर लाइनिंग फोरगट में पूरी की पूरी क्यूटिकल की प्रेजेंट थी बेटा। ओके, चलो बस यही पे एंड करते हैं आज का। अब नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए।